हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जनरेशन टू जनरेशन का नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। एपिसोड के स्टार्टिंग में निंग दोनों एक दूसरे को झूठा साबित करने के लिए पर्सनल सवाल पूछ रहे हैं। दोनों लड़के अपने पिता की पसंदीदा चीज़ों और पुरानी यादों के सही जवाब देते हैं। नए लड़के ने एक निशान का जिक्र किया, लेकिन निंग ने उसे झूठा साबित कर दिया। जब तलवारबाजी से टेस्ट करने की बात आई तो वो लड़का मना कर देता है, क्योंकि उसके पिता ने कभी उसे ये कला नहीं सिखाई थी। तो मास्टर ची का गार्ड कहता है, तो क्यों ना इन दोनों की इंटरनल एनर्जी चेक करते हैं। टेस्ट के दौरान नया लड़का बेहोश हो जाता है और निंग के मुंह से खून निकल आता है। वो बहुत कमज़ोर पड़ जाता है। तो अंकल शाओमिन कहते हैं, अभी इस टेस्ट को रोक देते हैं, नेक्स्ट डे करेंगे। उसके बाद नया लड़का निंग और मास्टर शाओमिन एक रूम में होते हैं। मास्टर शाओमिन को शक होता है जब निंग को अपने पिता की पसंदीदा वाइन के बारे में पता होता है। मास्टर शाओमिन उसे वार्निंग देते हैं, अगर तुम प्रूव नहीं कर पाए कि तुम वही हो तो तुम्हें बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी। जाओ को अपने भाई हान से पता चलता है कि अगर निंग अपनी आइडेंटिटी प्रूव नहीं कर पाया तो उसके गले की हड्डियां को लॉक कर दिया जाएगा। इससे उसकी सारी शक्ति हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और वो कभी लड़ नहीं पाएगा। तो तुरंत जाओ अंकल शाओमिन के पास पहुंचती है तो देखते हैं कि वहाँ सब लोग बेहोश पड़े हैं। निंग वहाँ से गायब। वो अपनी जान बचाने के लिए या शायद किसी और प्लान के लिए वहाँ से भाग गया है। निंग एक बड़े पक्षी की मदद से वहाँ से भाग रहा होता है और जाओ को भी अपने साथ ले लेता है, लेकिन वहाँ का गार्ड उन्हें देख लेता है और तीर चला देता है। पक्षी गिर जाता है और निंग जाओ पकड़े जाते हैं। उन्हें वहाँ के लीडर युन फेंग के सामने लाया जाता है। निंग को युन फेंग की खुशबू से याद आता है कि वही शख्स है जो उसके पिता पर हमला करने आया था। गुस्से में निंग उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे रोक दिया जाता है। ये मामला मास्टर ची तक पहुंचता है। जब निंग खुशबू के आधार पर आरोप लगाता है तो लोग इसका मजाक उड़ाते हैं। तभी वहाँ नया निंग जो पहले बेहोश था वो आता है और एक बड़ा खुलासा करता है। नया निंग एडमिट करता है कि असली निंग वही है जो जाओ के साथ है। वो खुद भी उसी पिता का बेटा है, लेकिन वो एक अफेयर से पैदा हुआ था, जबकि असली निंग उनकी पत्नी की संतान है। वो निंग की पहचान चुराना चाहता था ताकि अपने पिता की मौत का बदला ले सके। वहाँ के बाकी लोग मानते हैं कि निंग के पिता पर हमला करने का प्लान तो था, लेकिन उन्होंने ही उन्हें मारा हो इस बात का कोई सबूत नहीं है। तो दोनों निंग को तब तक वहाँ रहने का आदेश दिया जाता है जब तक सच्चाई सामने नहीं आती। फिर निंग नए निंग से पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया। तो नया निंग कहता है कि उसके पिता के लिए ये ज़रूरी था कि तुम जिंदा रहो। वो निंग को यकीन दिलाता है कि वो उसके पिता की मौत का बदला लेने में मदद करेगा। फिर जाओ दूर से कहती है कि कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है। उसके बाद जाओ निंग से उसका असली नाम नहीं पूछती, बल्कि कहती है कि वो उस पर पूरा भरोसा करती है, क्योंकि निंग ने भी उस पर पूरा भरोसा किया था। वो उसे तब तक निंग ही कहकर बुलाएगी जब तक सच्चाई सामने नहीं आ जाती। दोनों के बीच एक गहरा ट्रस्ट बन रहा होता है। लिंगबू वहाँ आकर जाओ और निंग का मजाक उड़ाती है। वो निंग को याद दिलाती है कि जाओ सगाई पहले से ही याओ मेयर का होने वाला वारिस के साथ फिक्स हो चुकी है। निंग जाओ से यू के बारे में पूछता है और जाओ उसे बताती है कि यू एक बहुत ही अच्छा और पावरफुल इंसान है। ये सुनकर निंग को जलन होती है और वो गुस्सा हो जाता है। कुछ दिन बाद जाओ का होने वाला पति यू उनसे मिलने आता है। वो जाओ के लिए बहुत सारी कॉस्टली गिफ्ट और स्नैक्स लाता है। निंग वहाँ सब कुछ देख रहा होता है और उसे ये सब पसंद नहीं आता। यू निंग को भी एक गिफ्ट देता है, लेकिन निंग उसके प्रति बहुत रूडली बिहेव करता है और गिफ्ट को फेंक देता। जाओ इससे बहुत परेशान होती है और निंग को डांटती है। जाओ निंग को समझाती है कि ये शादी उसके आंटी की इच्छा थी और वो उसे हर हाल में मानेगी। वो कहती है कि यू एक बहुत अच्छा
इंसान है और उससे शादी करके वो एक बड़े घर की मालिक बन जाएगी। निंग को ये सब सुनकर और भी बुरा लगता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जाओ उसका पीछा करती है। तभी जाओ और निंग दोनों देखते हैं कि जाओ के फ्रेंड यांग की शादी ज़बरदस्ती तय की जा रही है, जिससे वो खुश नहीं है। उसके पेरेंट्स उस पर दबाव डाल रहे हैं। वहाँ कुछ लोगों में एक दादी दिखाई देती है जो एक नौकर की तरह खड़ी है। निंग का ध्यान उस बूढ़ी औरत पर जाता है और वो उसे गौर से देखता है। रात के वक्त निंग चोरी छुपके एक कमरे में जाता है। जाओ उसका पीछा करते हुए वहां पहुंचती है। उसे वहां उस बूढ़ी औरत का साया दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही जाओ अंदर जाती है वो बूढ़ी औरत गायब हो जाती है और सिर्फ निंग वहां खड़ा मिलता है। जाओ निंग से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। निंग बहाना बनाता है कि वो बस वाइन लेने आया था, लेकिन जाओ शक करती है क्योंकि वहाँ से एक वाइन की बोतल कम है और वो बूढ़ी औरत भी गायब है। जाओ को समझ आ गया है कि निंग कुछ छुपा रहा है। उसके बाद जाओ अपने पेरेंट्स और छोटे भाई के साथ बैठी है। जाओ पूछती है कि क्या उसकी आंटी को वाइन बहुत पसंद थी। घर वाले हाँ कहते हैं। वो बताते हैं कि कैसे आंटी और उनके फ्रेंड मिलकर चोरी छुपे वो वाइन पीते थे और सेलिब्रेट करते थे, पर अब वो दिन बीत गए हैं। आंटी के बहुत से दोस्त मर चुके हैं और उनकी एक फ्रेंड रॉन्ग तो गायब हो चुकी है। जाओ को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। अगले दिन एक बड़ा फंक्शन होता है जो सीनियर की याद में रखा गया है। यहाँ हर डिवीज़न के लोग अपनी स्किल्स और पावर दिखाते हैं। जाओ वहाँ एक फीमेल हेड को नमस्ते कहती है, पर वो उसे इग्नोर कर देती है। फिर सभी टीम लीडर को अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक बड़े से बेल पर निशान बनाना होता है। एक एक करके सब लीडर अपने हाथ की छाप बेल पर प्रिंट करते हैं। जब सब लोग अच्छे रास्ते पर चलने का वादा कर रहे होते हैं, तब जाओ उस अजीब बूढ़ी आंटी को देख लेती है जो वाइन रूम में आई थी। जाओ उसके पीछे जाती है और चाकू दिखाकर कहती है कि वो कल वहाँ क्या कर रही थी। वो बूढ़ी आंटी कहती, तुम तो पिंगशु की भतीजी हो ना, तुम इन लोगों की मदद क्यों कर रही हो। जाओ शौक हो जाती है कि ये मेरी आंटी को कैसे जानती है। अचानक वो बूढ़ी आंटी किसी पर हमला करने के लिए उड़ती है। यूजी बीच में आकर उसे रोकता है। मौका देखकर जाओ पीछे से उस बूढ़ी आंटी के बाल पकड़कर खींचती है और तभी उसका मास्क और नकली बाल निकलकर नीचे गिर जाता है। सब लोग उसका फेस देखकर हैरान रह जाते हैं। मास्क के नीचे कोई बूढ़ी नहीं बल्कि एक जवान लड़की निकलती। ये वही रॉन्ग है जिसके बारे में जाओ की मम्मी बात कर रही थी। जाओ की आंटी की पुरानी दोस्त जो सालों पहले गायब हो गई थी। सब लोग उसे देखकर चौंक जाते हैं और पूछते, रॉन्ग तुम जिंदा हो। रॉन्ग कुछ बोलने ही वाली होती है कि यून फैंग बीच में कूद पड़ता है। वो उसे चुप कराने की कोशिश करता है और इल्ज़ाम लगाता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, क्या तुमने डीमन के साथ हाथ मिला लिया है। यून फैंग कहता है कि जब सालों पहले लड़ाई हुई थी उसने अपनी आंखों से सीनियर को मरते देखा था, पर रॉन्ग पागल हो गई थी और बार बार कह रही थी कि वो जिंदा है, इसलिए उन्होंने रॉन्ग को वहाँ से निकाल दिया था। लेकिन जाओ की मॉम बीच में आकर रॉन्ग का साथ देती है और कहती है उन्होंने इतनी मुश्किल से यहाँ तक का सफ़र किया है, उन्हें अपनी बात कहने दीजिए। रॉन्ग रोते हुए असलियत बताती है कि उस दिन लड़ाई के वक्त सब लोग अलग अलग होकर दुश्मनों से लड़ रहे थे। सीनियर अकेले पड़ गए थे और मुश्किल में फंस गए थे। यून फैंग वहाँ मौजूद था और वो चाहता तो उन्हें बचा सकता था, लेकिन यून फैंग ने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया और खुद अपनी जान बचाकर भाग गया। रॉन्ग ने यून फैंग की ये गद्दारी अपनी आंखों से देखी थी। यून फैंग इसे इनकार करता है और कहता है कि सीनियर ने ही उसे भागने को कहा था क्योंकि वो मरने की हालत में थे। रॉन्ग अपने साथ 2 लोग लाई थी जो टेंपल के सन्यासी हैं। वो दोनों अपने पीठ पर एक बड़ा सा बंडल उठाकर लाते हैं। जब वो उसे खोलते हैं तो सबकी आंखें फटी फटी रह जाती है। वहाँ सीनियर खुद मौजूद है। उनकी हालत बहुत ख़राब है, वो चल नहीं सकते, वो बोल नहीं सकते और उनकी आंखों पर पट्टी बंधी है। सब लोग तुरंत उनके पास जाते हैं। जाओ के पापा उन्हें गले लगाकर रोने लगते हैं। सीनियर भी उन्हें पहचानकर रोने लगते हैं। सीनियर को जिंदा देखकर यून फैंग डर जाता है। वो अब भी झूठ बोलने की कोशिश करता है और कहता है ये जिंदा कैसे हो सकते हैं, पक्का ये कोई डीमन की चाल है। तब रॉन्ग बताती है कि यून फैंग ने उस दिन उस पर हमला किया था ताकि राज दब सके, लेकिन टेंपल के उन 2 गार्ड्स ने रॉन्ग की जान बचाई और उसका इलाज किया। यून फैंग से बचने के लिए मैंने एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी। उसने जलते हुए कोयले से अपना
चेहरा खुद जला लिया ताकि कोई उसे पहचान ना सके और वो चुप कर सीनियर की खोज कर सके। रोंग बताती है कि उसने सीनियर को ढूंढने के लिए क्या क्या किया। उसने अपने बाल काट लिए और बुढ़ी का मास्क पहनकर डीमन फॉरेस्ट में घुस गई। 1 साल तक भटकने के बाद उसने सीनियर को ढूंढ निकाला। सीनियर को एक जेल में पानी के अंदर जंजीरों से बांध कर रखा गया था। उनकी आंखें निकाल ली गई थी, जुबान काट दिए गए थे और उनके शरीर की नसें तोड़ दी गई थी ताकि वो ना चल सके ना बोल सके। वो 10 साल तक उस नरक में रहे। रोंग सबके सामने यूनफेंग से कहती है कि सब जानते हैं कि उसने सीनियर को मारने के लिए छोड़ा था, क्यों वो डरता था कि सीनियर उससे बड़े लीडर बन जाएंगे। लेकिन यूनफेंग अब भी झूठ बोलता है और कहता है तुम झूठ बोल रही हो। अगर वो डीमन की कैद में थे तो तुम उन्हें इतनी आसानी से कैसे छुड़वा लाई? पक्का तुम डीमन के साथ मिली हुई हो। गुस्से में यूनफेंग रोंग को मारने के लिए जाता है पर वो दोनों मॉन्क्स उसे बचा लेते हैं। रोंग अपने आखिरी हथियार निकालती है, एक थंडर स्टॉर्म। निंग चिल्लाता है सब पीछे हट जाओ और वो थंडर स्टॉर्म फट जाता है। और इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।